हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने एक नए पेपर के साथ आप लोगों के सामने में हैं। दैट इज अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इकोट्रिक्स या ट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इकोनोमेट्रिक्स इतना लेंदी वर्ड जो है उसकी जगह पे हम लोग इकोट्रिक्स बोलेंगे या फिर ट्रिक्स भी बोल सकते हैं या फिर ई ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। सबका मीनिंग एक ही होगा। तो बच्चे अब सभी आप लोग सेमेस्टर 5th में पहुंच चुके हो और कोरोना के बाद अचानक से सेमेस्टर 4th में आपका क्या हो गया था, ऑफलाइन एग्जाम हो गया था। तो कई बच्चे पैनिक हो गए और पैनिक होकर के उन लोगों ने बहुत कम ही बच्चे होते हैं जिनको मज़ा आता है न्यूमेरिकल में, और वो लेते हैं क्या, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स आफ्टर इकोनोमेट्रिक्स। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, जिन बच्चों ने भी अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स लिया है सही किया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो हमारा 4th सेम में ऑलरेडी हो चुका है। तो 5th सेम में ये पेपर करना उतना मुश्किल नहीं होगा कि बेस बन चुका है, कंप्लीटली न्यू चैप्टर नहीं होगा। काफ़ी सारे टर्म्स आपको पहले से पता है, 4th सेम में तो कंपलसरी होता है। 5th सेम में अब नए पेपर पढ़ने से अच्छा है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, इतने सारे पेपर्स हो जाते हैं कि बस समझ लो पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे एक पेपर तो कम से कम जाना पहचाना लग रहा है, तो बहुत सारी बातें वही रिपीट होंगी, बेस वही होगा। मतलब ये समझ लो जैसे अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो फर्स्ट स्टोरी बनाओ, अब उस पर सेकेंड स्टोरी बनाना कितना आसान होता है, वही बात हो गई अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स के। ठीक है, तो एक नए बिल्डिंग बनाने से अच्छा है कि हम लोग उसी पे एक और फ्लोर बना लें। तो बच्चे सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्लास में ही सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना होता है। मेन सिलेबस हमारा क्लास 2 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्लास में सिर्फ इकोनॉमेट्रिक्स में क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सिलेबस आपका होगा 75 मार्क्स और 25 मार्क्स में पेपर बटे हुए होते हैं। आपको पता होता है 75 मार्क्स की थियोरी होती है, 25 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल में मिलते हैं। तो इसका सिलेबस है, ये रहा सिलेबस, आप देख सकते हो। अगर एक ही स्क्रीन पे देखना चाहते हो, टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं। ये टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं और 25 मार्क्स के लिए आपके 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 10 मार्क्स में टेस्ट और असाइनमेंट लेते हैं कॉलेज वाले, और 10 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट और ग्रुप वाइज जो प्रोजेक्ट होता है। लाइक इस बार प्रैक्टिकल भी है, आपको प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। आपको डेटा दिया जाएगा, उसके साथ आप पूरा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर पैकेज दिए जाएंगे, मिनी टैब और वगैरह वगैरह, जो भी अब नए नए सॉफ्टवेयर आ गए होंगे। जैसे मिनी टैब को बेस्ट माना जाता था, तो ये कॉलेज वाले आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। प्रैक्टिकली अब हमें सारे डेटा फीड करके और उनको फिर रिग्रेशन एनालिसिस करके हमें काफ़ी सारे रिजल्ट बताने होंगे जो कि हम कर सकते हैं। तो उस पे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और कॉलेज वाले जनरली जितने बच्चे होते हैं वो ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप में 3 से 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 से 6 बच्चे भी हो सकते हैं। और हर ग्रुप का अलग अलग क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट पार्ट आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कॉलेज में, प्रैक्टिकल पार्ट वो आपको यहाँ नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ आपको थियोरी कराएंगे जो कि 75 मार्क्स के पेपर के लिए। देख ले जरा बच्चे, stages in empirical econometric research. The first one is stages in econometric stages in empirical इकोनोमेट्रिक रिसर्च। ये बहुत इजी है, ये तो आज के क्लास में ही खत्म हो जाएगा कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं। कि कई बच्चों ने 4th सेम में इकोनोमेट्रिक्स का स्टार्टिंग नहीं पढ़ा था, अचानक से अनाउंस हो गया था कि ऑफलाइन होगा, और फर्स्ट चैप्टर जनरली बच्चे मिस कर देते हैं। जबकि फर्स्ट चैप्टर जो है ये 1.3, यही हमारा क्या है, जैसे ट्रेलर है, किसी मूवी का ट्रेलर क्या होता है, मूवी में क्या होता है जनरली, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, कुछ फाइट होगा, लास्ट में फिर सब मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ, मतलब जनरली ये सारे स्टेजेस होते हैं। वैसे अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स के स्टेजेस क्या होंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, फिर गलती निकल आती है तो उसको कैसे सुधारते हैं, लास्ट में मॉडल को हम ओके कर देते हैं, फिर उसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर है सेकंड टॉपिक है, यहाँ से हमारा सीरियस सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, यहाँ से पेपर में आना शुरू हो जाता है। फर्स्ट टॉपिक से पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट टॉपिक हमें करना होता है, क्योंकि क्या पढ़ना है, सिलेबस कहाँ तक खिंच करके जाएगा, इसका आइडिया हमें फर्स्ट टॉपिक में मिल जाएगा। तो 1.3 हम लोग पढ़ेंगे जरूर। एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, ये आपका एक माइंड फ्रेम सेट कर देगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हाउ वी विल वर्क विथ दैट, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग दिस टॉपिक। ये सारा कुछ हम लोग जान जाएंगे, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन लेवल हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन मॉडल स्टार्ट करेंगे, जिससे कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये सिर्फ 10 मार्क्स का आता ही आता है। ये आपका कवर अप होगा अपेंडिक्स सी। और बुक आपको जो फॉलो करनी है वो है गुजराती की 2 बुक है, एक गुजराती एंड पॉटर की एडिशन 6 और एक उनका है एग्जाम्पल। बुक का नेम है गुजराती पॉटर पाल सप्लीमेंटेड बाय 6th एडिशन, और ये है विथ एग्जाम्पल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक्स बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वर्ड जिसमें लिखा हुआ है एक वो बुक है, और एक जिसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है। 2 बुक हमें मेनली फॉलो करने हैं, इस दोनों बुक से सारे कवर अप हो जाएंगे। एक दो छोटे टॉपिक और किसी बुक से होंगे, वैसे आपको बुक परचेज करने की जरूरत है। आपने जो रीडिंग मटेरियल खरीदा है तो सब कुछ अच्छे ढंग से कंपाइल करके, मतलब असाइन असाइन करके दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक होगा हमारा रिव्यू ऑफ फंक्शनल फॉर्म्स एंड क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन रिग्रेशन मॉडल। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 होता था ना हमारा फंक्शनल फॉर्म, फोर्थ सेम में। यहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली मल्टी वेरिएबल मॉडल होता है हमारा, जैसे MME1 और MME2 तरीके से यहाँ भी है। मल्टी वेरिएबल में हम किस तरीके से हैंडल करेंगे वो। उसके बाद से रिग्रेशन डायग्नोसिस में आएगा डिटेक्शन एंड रिमेडियल मेजर्स। कौन कौन से? मल्टी कोलिनियरिटी याद है कौन से चैप्टर में था? मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी हमारा किस में था? चैप्टर 8 में। ऑटो कोरिलेशन किस में था? 9 में था। हेट्रोसिडास्टिस ऑटो कोरिलेशन था 10 में। और मल्टी कोलिनियरिटी था चैप्टर 8 में। और चैप्टर 7 में क्या था? स्पेसिफिकेशन एरर। देखो यहाँ पर वही सारी बातें आ रही हैं। यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन डायग्नोस्टिक मॉडल सिलेक्शन, लेकिन सब कुछ अब अपग्रेड हो जाएगा। फोर्थ सेम वाले नॉलेज से बस हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, हमारा बेस बना हुआ है, लेकिन उससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन बिल्कुल न्यू टॉपिक से, जो भी हमारा एडवांस टॉपिक है उन्हीं से आएगा। एडवांस टॉपिक इन रिग्रेशन एनालिसिस। अब एडवांस टॉपिक मैंने बोल दिया तो ये मत समझना कि सिर्फ चैप्टर 6 से आएगा, चैप्टर 5 से भी क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने सारे लिख रखे हैं। सेकेंड टॉपिक के लिए आपको अपेंडिक्स सी कवर करना होगा। थर्ड टॉपिक के लिए चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कवर करना होगा। फोर्थ टॉपिक के लिए चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 कंप्लीट चैप्टर करने हैं। फिर टॉपिक 5 के लिए आपको करना होगा चैप्टर 13 9.5 और 7 में 7.1 से 7.8। एडवांस टॉपिक इन रिग्रेशन एनालिसिस जिसमें डायनामिक इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हम लोग देखेंगे, उसमें चैप्टर 17 तो करना है, लेकिन 17.9 नहीं करना और 17.13 नहीं करना। यानी 17.9 और 17.13 को छोड़ करके बाकी सारे टॉपिक्स करने हैं। नेक्स्ट इज एडवांस टॉपिक इन रिग्रेशन एनालिसिस। ये भी था एडवांस टॉपिक, ये भी एडवांस टॉपिक, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एस्टिमेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, ये बच्चे अभी न्यूली ऐड हुआ है चैप्टर, पहले ये सब नहीं था। तो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, तो ये हमारा चैप्टर 18 के अंदर कवर होगा। फिर पैनल डेटा मॉडल्स एंड एस्टिमेशन टेक्निक्स, ये हमारा चैप्टर 16 में कवर होगा। लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी नया चैप्टर है जो कि इस बार ऐड हुआ है, ये हमारा चैप्टर 15 में कवर होगा। 15.2 और 15.3 नहीं करना। क्लियरली इस सेक्शन इस बार मेंशन है कि किसको किसको नहीं करना है। सिलेबस में एक बार हम लोग जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस में एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से सेक्शन नहीं करने, उसको पहले ही कट लगा लेना। या इसमें तो बच्चे आप लोगों को बहुत मजा आता है, आज ही बैठना फर्स्ट लेक्चर के बाद और बुक में सबसे पहले कट ही लगा लेना कि कौन कौन सा नहीं करना है। फिर इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर चैप्टर 19, ये बच्चे आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा, ये कॉलेज वाले ही करवाएंगे आपको। थोड़ा बहुत जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसमें हम लोग आपको असिस्टेंस दे देंगे, लेकिन ये मेनली आपका कॉलेज पर डिपेंडेंट होगा, इसलिए कॉलेज का क्लास भी अटेंड जरूर करना। ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर होंगे तो उसको तो जरूर अटेंड करना। अब हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज चैप्टर 1.3। देखो 1.3, ये जो मैंने कहा था ना 1.3 में पहला टॉपिक स्टेजेस इन इकोनोमेट्रिक रिसर्च, कि कौन कौन से स्टेजेस हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से स्टेजेस हमें पढ़ने हैं, क्या क्या होता है, ध्यान से देखें। इस टॉपिक का नाम है मेथड, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो आप लोग भी साथ साथ लिखोगे तभी मजा आएगा। बैठ के सुनोगे तो हो सकता है आपको नींद आ जाए फर्स्ट क्लास में, लेकिन सेकंड क्लास से मेरी गारंटी है कि हम आपको सोने नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ब्रेन का हाल कर देंगे कि पढ़ने के बाद लगेगा अरे मजा आ गया, कुछ पढ़ा है आज हम लोगों ने। ठीक है, सेकेंड क्लास से फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी थ्योरी और इंट्रोडक्शन हो। मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं।
के बारे में जानकारी। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन कौन से अप्रोच करने हैं। तो हम यहाँ पर अप्रोच करेंगे किसके थ्रू, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे तो अप्रोच थ्रू ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथडोलॉजी। ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथडोलॉजी, जैसे म्यूजिक में क्या होता है, जब आप म्यूजिक सीखने जाते हो, बंदा पूछता है ना कि आपको क्या सीखना है, सीधा आप रैप वैप सीधा डिस्को वगैरह ये सब हम नहीं सीख सकते। पहले आपको बोलते हैं कि आप क्लासिकल से ही स्टार्ट करो, क्योंकि क्लासिकल क्या होता है, बेसिक होता है, सारे गामा से ही स्टार्ट कराएंगे। क्लासिकल जब सीख लोगे तो आपको उतार चढ़ाव लय सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद से आप कोई भी म्यूजिक का फॉर्म आसानी से सीख सकते हो। तो हम लोग भी यहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स में क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे। अब ये क्या है, व्हाट आर दीज। तो थोड़ा सा थ्योरी है, तो बच्चे आप लोग भी साथ साथ लिखें, नहीं लिखोगे मजा नहीं आएगा। ब्रॉडली स्पीकिंग, हाँ एक चीज और हो सकता है कि कई सारे ऐसे बच्चे हों जिन लोगों ने फोर्थ सेम में मेरे से नहीं पढ़ा और डायरेक्टली फिफ्थ सेम में मेरे पास ज्वाइन करना चाह रहे हो, उनको थोड़ा हम अपना मेथड समझा दें, बस 2 मिनट का टाइम लेंगे। हमारे यहाँ बच्चे आपको कॉन्सेप्ट की क्लासेस मिलेंगी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जो लैंग्वेज हम करें यही लैंग्वेज होगा, मिक्स वाला। और कॉन्सेप्ट में आपको एक एक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, अगर कोई चीज़ नया ऐड होता है तो बच्चे मुझे बताते हैं, तो उसको भी हम लोग कराते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो लेटेस्ट वीडियो मिलेगा तो इसमें आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। के बाद से आपको मिलता है पीपी। पीपी के बाद असाइनमेंट भी, अगर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो असाइनमेंट नहीं देते, न्यूमेरिकल है तो असाइनमेंट भी हम लोग देते हैं प्रैक्टिस के। अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स में देखेंगे कि असाइनमेंट की ज़रूरत है या नहीं, या सीधा पीपी से ही काम चल जाएगा, जो होगा वो मुझे बेटर पता होता है। उसके बाद से हमारी डाउट क्लास डेली लगती है। हमारी डाउट क्लास हमारी डाउट क्लास डेली। तो बच्चे यहाँ पर आप मेरे साथ साथ लिखो, मैंने बार बार कहा अगर नहीं लिखोगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। ये फर्स्ट क्लास है, तो बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा। क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर सीरियसली नहीं लिया था स्टार्टिंग में, वो सिर्फ रट गए क्योंकि एग्जाम देना है, उनको चैप्टर्स के नाम याद है, टॉपिक्स याद है, लेकिन क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, क्या स्टेजेस होते हैं, उन्हें नहीं पता। कि एक क्लास इस पे देने में कोई हार्म नहीं है। सेकंड क्लास से हम लोग अपना मेन सिलेबस स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन। अभी देख लो बच्चे, ब्रॉडली स्पीकिंग ट्रेडिशनल मेथड में जो है हमारा, ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी फॉलो सर्टेन रूल, मेथडोलॉजी हैज सर्टेन रूल। ये इन रूल को फॉलो करते हैं कि कितने स्टेज में हम लोग स्टडी करेंगे। कौन कौन सा रूल है, रूल या लाइंस आप बोल सकते हो, सर्टेन लाइंस। यहाँ देखो, पहला फर्स्ट वन जो होगा, ये स्टेटमेंट और थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट और थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस, जैसे आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो, लाइक एमपीसी क्या है, एमपीएस क्या है, या कुछ भी, तो आप एक स्टेटमेंट या थ्योरी बनाओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ स्टडी करनी है। जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं होता था साइंस में, इस तरीके से इकोनोमेट्रिक्स में पहले आप अपना एक एम तो रखो कि हमें करना क्या है, क्योंकि स्टडी तो बहुत सारी चीज़ों पे हो सकती है। उसके बाद से स्पेसिफिकेशन, अब आप उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल बनाओ। स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थियरी। थियरी तो बता दिया, ठीक है। मान लो मुझे अगर कंजम्पशन वर्सेस इनकम का अगर मॉडल बनाना है, तो कंजम्पशन कैसे डिपेंड करती है इनकम पे अगर मॉडल बनाना है तो इसका मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला हम निकालेंगे। थर्ड, स्पेसिफिकेशन ऑफ, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे डेटा क्या हो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को ही फॉलो करें। कुछ उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, कुछ उससे कम भी दे सकते हैं, मतलब कुछ उस लाइन पे लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं लाई करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल, आपको पता है ना एरर वाले मॉडल को हम लोग क्या कहते थे, स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, चलो हमने अपनी सारी थियोरी बना ली, मैथमेटिकली सोच लिया कि क्या मॉडल होना चाहिए।
स्टैटिस्टिकली भी सोच लिया कि उसमें एरर डालना चाहिए। अब बात आती है ऑब्टेनिंग द डेटा, सबको डिटेल में भी देखेंगे, यही है 1.3 ऑब्टेनिंग द डेटा। अब भाई अगर हमें कंजम्पशन और इनकम का मॉडल अगर स्टडी करना है तो हमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होगी कि आपकी इनकम क्या है और आपका कंजम्पशन क्या है। फैमिली या फिर पर्सन से जिनसे जिनसे भी बात करना है, तो हमें बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने होंगे। ऑब्टेनिंग द डेटा इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट इज, जब आपने डेटा ऑब्टेन कर लिया, अब आप एस्टिमेट करो पैरामीटर्स को, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले ना इजी वे में होता था, बिल्कुल स्ट्रेट वे इक्वेशंस। अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म में भी पढ़ना है और थोड़ा हायर लेवल का पढ़ना है। तो एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ करने के बाद आएंगे इनके फॉर्मूले कि कैसे मैट्रिक्स है, किसका ट्रांसपोज करना है, क्या एक्स है क्या ए है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। सिक्स्थ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जो हम लोगों ने माना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो हम लोगों ने माना है वो सही है या नहीं, लोगों ने जो मॉडल सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करेंगे। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग। अब अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, मॉडल सही आ जाता है, तो उसको हम लोग फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन में यूज करेंगे कि अगर इनकम $2000 है, तब हमारा कंजम्पशन अगर $1500 है, यही इनकम अगर 5000 हो जाएगा फ्यूचर में, तो कंजम्पशन कितनी होगी। दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन। मतलब अभी 5000 हमारी इनकम नहीं पहुंची है, हमारी इनकम तो सिर्फ $2000 तक है, लेकिन जब $5000 हो जाएगा तो कितना कंजम्पशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स और बिहेवियर ऑफ फैमिली और पर्सन, उसके हिसाब से इतना होना चाहिए। सो दीज आर एक्सपेक्टेड वैल्यूज को हम लोग फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन में करेंगे। नेक्स्ट इज यूजिंग द मॉडल फॉर यूजिंग द मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पसेस, कंट्रोल और पॉलिसी पर्पसेस। अब ध्यान से सुनो, अगर 5000 हो जाएगा तो हमारा सपोज करो कि अब अभी 2 साल बाद हमारा $5000 होने वाला है, या नेक्स्ट ईयर ही $5000 हमारा इनकम होने वाला है, और अभी ट्रेंड के अनुसार बता रहा है कि एक्सपेक्टेड जो हमारी कंजम्पशन होगी वो $3000 की होगी। $2000 का क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, तो हम अपना कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि उन $2000 को कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये कहलाता है पॉलिसी पर्पसेस, पॉलिसी हम बना सकते हैं अपने लिए। अब मान लो कि अगर मेरा इनकम से ज़्यादा क्या कंजम्पशन होता है, तो हमें क्या, मुझे तो डेप्ट या लोन मिलेगा। अभी तो 2000 पे जो लोन है चलो उतना बियरेबल है, लेकिन 5000 पे तो लोन का साइज भी बढ़ जाएगा अगर हमारा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए हम लोग कंट्रोल पॉलिसीज बना सकते हैं, किस तरीके से हम उस लॉस को या जो भी नेगेटिव पॉइंट है उसको कम किया जाए। नेगेटिव चीज़ों को कम करना के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल पॉलिसी। और फ्यूचर पॉलिसी कि हम क्या करें कि हमारा सेविंग बचे या जो भी है, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल वी ट्राई समथिंग फॉर द फ्यूचर कि किस तरीके से फ्यूचर को हम अपना सिक्योर करें। अब इन सारी बातों को डिटेल में, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मॉडल ले रहे हैं जो कि है कंजम्पशन टू इनकम मॉडल। कौन सा मॉडल ले रहे हैं, कंजम्पशन टू इनकम मॉडल। और जल्दी जल्दी में एक बार देख लेते हैं, मेरे पढ़ाने के बाद आपको बुक खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन बहुत है, लेकिन सेकंड क्लास से जो पढ़ाएंगे उसको 2 बार 3 बार रिपीट करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत। तो कंजम्पशन टू इनकम मॉडल से हम लोग हर स्टेप को समझेंगे। कितने स्टेप्स देखे हैं हमने, टोटल 8 स्टेप्स देखे हैं, हर स्टेप को देखेंगे। तो सबसे पहला आ रहा है स्टेटमेंट और थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट और थ्योरी और हाइपोथेसिस। अब इनकम और कंजम्पशन मॉडल में क्या हो सकता है, किस टाइप की थ्योरी बन सकती है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपने किन्स के बारे में सुना है, बहुत बड़े क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरी दी थी। तो किन्स पोस्टुलेटेड दैट दी MPC stands for marginal propensity to consume या कंजम्पशन, यानी अगर इनकम आपकी 1 यूनिट से बढ़ रही है तो कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड MPC, मार्जिनल है,
आपको याद होगा मैंने मैथमेटिक्स में आपको एमएमई में पढ़ाया था कि जब भी एमपीसी निकालना है तो आप क्या करोगे, इनकम को कंजम्पशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इनकम के रिस्पेक्ट में। इनकम 1 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एमपी। एमपीसी को इन्होंने कहा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप मेरे साथ लिखो बच्चे नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन फॉर अ यूनिट चेंज इन किस में, इनकम में, फॉर अ यूनिट चेंज इन इनकम। ये यूनिट लिखने के पीछे मकसद होता है कि 100 का ले रहे हैं इनकम में, या डॉलर में ले रहे हैं, या रुपीज में ले रहे हैं, या करोड़ में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हमें नहीं पता। उन्होंने कहा था कि जब भी आप एमसी निकालोगे तो इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, बट लेस देन वन। अब देखो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, अरे भाई वो कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करेगा ही करेगा, नहीं तो कमाएगा क्यों। आप कहोगे नहीं मैम कंजम्पशन जीरो है, तो फिर वो काम क्यों कर रहा है, मत करो काम। जब आपको एक भी रुपया कंज्यूम ही नहीं करना है तो फिर आप क्यों इतना ज्यादा मेहनत करो, छोड़ दो। इकोनॉमिक्स तो कहता है कि फिर बेकार का लेबर इतना वेस्ट करने का क्या फायदा। तो एमपीसी जो है वो जीरो से बड़ा जरूर होगा, क्योंकि अगर आपकी जितनी भी, अगर 100 रुपीज ही आपकी इनकम है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आप कंजम्पशन कर रहे होंगे। फ्रैक्शन देखा जाएगा कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, तो वो जीरो से बड़ा होगा ही होगा, और 1 से छोटा होगा, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं कर दोगे, कुछ ना कुछ आपकी बचाने की नियत होगी। आप नहीं बचा रहे हो यानी यू आर नॉट अ गुड पॉलिसी मेकर, आप अपने फ्यूचर को नहीं सोच रहे हो। इकोनॉमिक्स कहता है कि आप जब भी कमाओ तो उसका कुछ हिस्सा आप अपने लिए सेव करो फ्यूचर के लिए। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एमपीसी 1 ही आ जाए, कि एमपीएस भी होता है, आपको पता है ना ये वाला फॉर्मूला, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है 1। एमपीएस भी कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि लोग सेविंग करते ही करते हैं, एमपीसी भी कभी 1 नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट, अब देखो यही स्टेटमेंट जो बना है दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैंने बताया ना, एनी मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये स्टेटमेंट बन गया हमारा और ये थ्योरी है। अब इसी थ्योरी के इर्द गिर्द अब हम घूमें, सारी चीजें अब इसी के आसपास होंगी। पहला स्टेप कंप्लीट। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। अब इसके लिए एमपीसी के लिए मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। देखो बहुत सारे तरीके हमारे पास, हम कौन सा इक्वेशन लें, डबल लॉग फॉर्म भी है, सेमी लॉग फॉर्म भी है, रेसिप्रोकल मॉडल भी है, लीनियर भी है, पॉलिनोमियल भी है, बहुत कुछ है। इसमें से हम कौन सा लें। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि आप क्या ले लो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल ले लो। ये किसने सजेस्ट किया था, किनेशियन, वही वही कीन्स ने ही सजेस्ट किया था, किनेशियन कंजम्पशन फंक्शन। y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x, मतलब कंजम्पशन और इनकम के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, जहां पर बीटा 2 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच। क्यों, उन्होंने थ्योरी दे दी थी। y हमारा क्या हो गया, कंजम्पशन, और x क्या हो गया, इनकम। अब आपको जान करके हैरानी होगी कि मैम हमें तो आदत है हर जगह y इनकम के लिए लेते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ हम कंजम्पशन वर्सेस इनकम स्टडी करना चाह रहे हैं। जब इनकम में चेंज करेंगे तो कंजम्पशन में क्या बिहेवियर दिखेगा, इसलिए कंजम्पशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इनकम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए इनकम को x ले लिया है, कंजम्पशन को y ले लिया है। ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 तो आपको पता है कि बीटा 1 एंड बीटा 2 और व्हाट पैरामीटर्स, ये हम लोग सेमेस्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे भूल चुके होते हैं या इसको सीरियसली नहीं लेते, ये थोड़ा सा बस आज के क्लास में इसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये नहीं जाएगा, नेक्स्ट क्लास से हमारा अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता है ना कि इंटरसेप्ट और स्लोप का क्या मीनिंग होता है। मुझे ये बताओ कि इसका ग्राफ क्या होगा, ये किस टाइप का फंक्शन है, लीनियर है ना, यस, ये हमारा लीनियर है। लीनियर है तो इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और बीटा 1 है, मान लो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बने इसकी, ये हो गया बीटा 1, क्योंकि जब आप x की जगह पे 0 डालोगे तो y कितना मिलेगा, बीटा 1। और बीटा 2 का मतलब होता है, ये देखो ना, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीटा 2। यानी जब x में हम 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, मान लो पहले x यहाँ था अब 1 यूनिट बढ़ गया,
वाई में जितना चेंज आ रहा है दैट इज बीटा 2, वाई में जितना चेंज आ रहा है दैट इज बीटा 2, एक्स में कितना चेंज आया 1 यूनिट। ये आपको याद है ना कि ये स्ट्रेट लाइन में हर जगह क्या होगी, सेम होगी, स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट। तो लीनियर मॉडल में ये हमेशा सेम आएगा। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब ये है हमारा इंटरसेप्ट और स्लोप। ठीक है, अब इसमें जो है मल्टीपल इक्वेशन मॉडल भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो आपको जानने की ज़रूरत है, सिंगल इक्वेशन मॉडल तो हम लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ते चले आ रहे हैं। सिंगल इक्वेशन मॉडल होती थी और हम लोग सारा बीटा 1 बीटा 2 निकालते थे, ओएलएस मेथड करते थे। लेकिन अब यहाँ पर मल्टीपल इक्वेशन मॉडल भी पढ़ने हैं, साइमल्टेनियस हुआ है। मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई ना, दो दो तीन तीन रिग्रेशन इक्वेशन होंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल इक्वेशन मॉडल हमें इसी सेमेस्टर में लेटर ऑन पढ़ना है, हमारे इस कोर्स में है ये, लेटर ऑन हमें पढ़ना है। थर्ड थर्ड हमारा क्या था, देखो, हाइपोथेसिस हो गई, मैथमेटिकल मॉडल हो गई। मैथमेटिकल मॉडल हमेशा एक्यूरेट नहीं बैठता, क्योंकि सारे डेटा इसी पे लाई करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई थोड़ा ऊपर कोई थोड़ा नीचे भी लाई कर सकता है। तो फिर उसको सॉल्व कौन करता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल में किस चीज़ का फ़र्क है, खाली एरर टर्म का फ़र्क होता है बच्चे, ध्यान से सुनो। ये मैथमेटिकल मॉडल कहता है कि ये हो गया, सारे कंजम्पशन और इनकम इसी पे आएंगे। नहीं बच्चे, कुछ कुछ ऊपर नीचे चले जाते हैं, नो डाउट बहुत सारे इस पे लाई करेंगे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। जो ऊपर गए उनका एरर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, जो नीचे आ गए उनका नेगेटिव। याद है ना सब कुछ। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल में लोग y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स प्लस यू बना देते हैं। दिस इज स्टैटिस्टिकल मॉडल वेयर यू इज एरर टर्म। कोई और नाम से जानते हैं, जल्दी बताओ। यस, डिस्टर्बेंस टर्म। एरर टर्म के बाद क्या है, डिस्टर्बेंस टर्म और रैंडम वेरिएबल, रैंडम कंपोनेंट, हम लोग रैंडम कंपोनेंट। ये हमारा थर्ड मॉडल, मतलब जो सेकंड मॉडल हम लोग बनाते हैं, थर्ड स्टेप है सेकंड मॉडल में, जो हम लोग मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं उसी में अगर एरर लगा दोगे तो स्टैटिस्टिकल मॉडल हो जाएगा ये। फोर्थ, ऑब्टेनिंग द डेटा। भाई डेटा कलेक्शन तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप देखते होंगे कि आपके घर पे भी सर्वे के लिए नए नए एमबीए के स्टूडेंट्स आते होंगे और उन लोगों का ये प्रोजेक्ट वर्क होता है कि उनको मार्क्स मिलते हैं। जाओ बच्चे, हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई हुई है, शू वाली कंपनी। अब जाओ और कस्टमर का मिजाज जान करके आओ कि कस्टमर का क्या व्यू है, रिव्यू जो है वो लेकर के आओ। फॉर्म दे दिया, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। उसी टाइप से यहाँ भी डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन क्यों जरूरी है, वी कलेक्ट डेटा, नहीं तो बीटा 1 बीटा 2 आएगा ही नहीं। वी कलेक्ट दी डेटा टू एस्टिमेट पैरामीटर्स, नहीं तो सारी की सारी थ्योरी, हमारी सारी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। भाई डेटा ही नहीं होगा तो हम काम किसके साथ करेंगे, रियल बिहेवियर मार्केट का कैसे एनालिसिस करेंगे। वी कलेक्ट द डेटा टू एस्टिमेट दी पैरामीटर्स, डेटा आएगा तभी एक्चुअल में पैरामीटर्स आएंगे, जिसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद से है फोर्थ स्टेप में, जब डेटा कलेक्शन हो जाएगा तब हम लोग एस्टिमेशन करेंगे मॉडल का, एस्टिमेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल। देखो, मॉडल का तो आपने इधर चुनाव कर लिया था, स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल आपने सेलेक्ट कर लिया है कि कौन सा मॉडल हमें लेना है। बहुत सारे मॉडल ऑप्शन में थे, लेकिन आपने लीनियर मॉडल जैसे सेलेक्ट किया, तो अब आप एस्टिमेट करोगे क्या, ई एस्टिमेट बीटा 1 एंड बीटा 2। कौन से मेथड से, किसी को याद है, बीटा 1 हैट एंड कौन सा मेथड लगाते थे, यस, बाय यूजिंग ओएलएस, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। जब आपके पास बीटा 1 बीटा 2 आ जाएगा, मॉडल मिल जाएगा, तो फिर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हमने जो क्लेम बनाया है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वैल्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वैल्यूज, जो भी हमने सैंपल की वैल्यूज जो कलेक्ट की है, वी प्रेडिक्ट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, हम पॉपुलेशन के लिए उस
से अंदाज़ा लगाते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर्स। हम पॉपुलेशन का आइडिया लगाते हैं कि अगर सैंपल में ये चीज़ हो रही है तो पॉपुलेशन में भी यही चीज़ हो रही है। जैसे होता है ना कि मैंने आपका टेस्ट लिया, टेस्ट में आपके आ रहे हैं 70%, तो मेरा स्पेकुलेशन क्या होगा कि आपके जो डीयू के पेपर्स होंगे, और मैंने बहुत अगर स्ट्रिक्टली चेक किया है तो हम आपको कहेंगे ना बच्चे तुम्हारा 70 या 70 से ऊपर जाएगा, लेकिन 90 तो लाने की मत सोचो। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो 70-80 तक ही पहुंच पाओगे। तो इसी तरीके से तो वो जो टेस्ट मैंने लिया दैट इज अ सैंपल। सैंपल पेपर भी इसीलिए लिखा होता है। सैंपल पेपर जो एग्जाम में पीछे लिखा होता है, कभी आपने ध्यान दिया है, उसका नाम सैंपल है। सैंपल पेपर इसलिए क्योंकि अब आप उसी के बेसिस पे आइडिया लगा लोगे कि आपके साथ पेपर में क्या होने वाला है, तो आपको एक मौका मिला है संभलने का। अभी एग्जाम में अगर 1 महीने है और आपने अभी सैंपल पेपर प्रैक्टिस किया, तो आपको अपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पता है कि मेरे किस किस टॉपिक में जो है वो डर आ रहा है। आप उसको फिर बार बार पढ़ के अगर बेटर कर लोगे, इम्प्रूव कर लोगे तो बढ़िया है। तो सैंपल पेपर जैसे होता है आपके एग्जाम के लिए, वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, सैंपल वैल्यूज होते हैं और उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स का पता लगाते हैं। जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सब कुछ टेस्ट वेस्ट करके सही आ गया, रिपोर्टिंग हो गया कि हाँ ठीक है मॉडल सही है, तब हम उसको फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन में यूज करते हैं। फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। आपने ये पढ़ा होगा इनकम मल्टीप्लायर, मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने माइक्रो मैक्रो पढ़ा है। इनकम मल्टीप्लायर आपको याद है क्या होता है फॉर्मूला? इनकम मल्टीप्लायर इज m इज इक्वल टू 1/1 - MPC। फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन में इनकम मल्टीप्लायर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें MPC की जरूरत पड़ेगी। और MPC कहाँ से मिलेगा? इस मॉडल में जो हमने y इज इक्वल टू β1 + β2 x लिया है, तो x इज इनकम, y इज कंजम्पशन। हमें चाहिए dy/dx, यानी कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, एंड दिस इज MP। तो जो हमने एस्टिमेट किया है β1 और β2, इधर β2 है, इसी को MPC मान करके हम इनकम मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। और जब हमारे पास इनकम मल्टीप्लायर आ जाएगा तो उसका यूज हम क्या क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लो। अगर MPC इज 0.63, तो आपने इनकम मल्टीप्लायर निकाला 1/1 - 0.63, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.70। तो ये बताएगा इनकम मल्टीप्लायर कि इफ इन्वेस्टमेंट अगर 1 रुपी से बढ़ता है, इफ इन्वेस्टमेंट increases by 1 rupee, if investment increases by 1 p, then income increases by इतना, इनकम इंक्रीजेज बाय 2 गुना से ज़्यादा, इनकम इंक्रीजेज बाय मोर देन 2 फोल्ड। ये लैंग्वेज लिखने का मतलब है कि 2 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ये देखो ना, 2.7 इज मोर देन 2 ना, ये तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो आप एक इन्वेस्टमेंट में बढ़ाओगे लेकिन इनकम आपका 2 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर यही बताता है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसीज में बदलाव ला सकती है, तो गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करेगी। गवर्नमेंट ट्राइज न्यू फिजिकल पॉलिसी। ये सब बच्चे आपको ज़्यादा पता है व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी एंड व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में बस आपको ये बताया जाएगा, इकोनोमेट्रिक्स में ये सब भी हम लोग करेंगे। यानी इकोनोमेट्रिक्स ये आपको डाला किस सेमेस्टर में? 5th सेम में डाला है, जब आपकी सारी मैथमेटिक्स की नॉलेज हो चुकी है, आपको स्टैटिस्टिक्स भी आ चुका है और आपको इकोनोमेट्रिक्स का बेसिक्स भी बन चुका है, और साथ ही साथ आपने माइक्रो और मैक्रो भी पढ़ लिया है। माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ने का बहुत फायदा होगा अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। ये हम लोग इकोनोमेट्रिक्स कुछ इकोनॉमिक्स से अलग थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए माइक्रो मैक्रो। ये मैथ्स और स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स ये सब भी माइक्रो मैक्रो की तरफ ही लिमिटिंग मतलब टेंड करेंगे। जैसे लिमिट में नहीं पढ़ते कि अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो fx 10 की तरफ जा रहा है, तो हमारे सारे एमएमई और एसएमई किसकी तरफ जा रहे हैं? माइक्रो और मैक्रो की तरफ जा रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अब बस थोड़ी देर और, 2-3 मिनट और, उसके बाद से आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। अब 8th स्टेप में क्या है कि यूज मॉडल, ये तो मैंने आपको बता दिया, यूज द मॉडल फॉर कंट्रोल एंड पॉलिसी पर्पसेस। अब देखो, अगर हमें कोई y चाहिए,
y अगर हमें 100 चाहिए तो x कितना होगा ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या x अगर 100 हो गया तो y कितना हो जाएगा ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल मॉडल से। नेक्स्ट, चूजिंग अमंग कम्पिटिटिव मॉडल्स। अब एक ही चीज़ के बहुत सारे मॉडल होते हैं, चूजिंग अमंग कंपीटिंग मॉडल्स। बहुत सारे इकोनोमेट्रिक्स हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी हैं, सबने अलग अलग थियोरी दी थी। किसी ने कहा लीनियर ले लो, किसी ने कहा रेसिप्रोकल ले लो, किसी ने कहा क्वाड्रेटिक ले लो, तो बहुत कुछ है। देयर आर मोर मॉडल्स, देयर आर मोर मॉडल्स टू एक्सप्लेन सम इकोनॉमिक थ्योरी। बहुत सारे मॉडल हैं, हम मोर मॉडल्स में से हम सेलेक्ट करते हैं विच मॉडल सूट्स द बेस्ट। के लिए वही है, कौन सा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है कि कौन सा मॉडल सबसे बढ़िया है, ये हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो इतना ही था बच्चे चैप्टर 1.3 में। और आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लास नहीं ली है। जैसे आप कभी कोई नया चीज़ ज्वाइन करते हो तो जस्ट हल्का सा वार्म अप करा दिया जाता है, आपको थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन बताया जाता है। फर्स्ट डे कुछ इतना नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा थकान या बहुत ज़्यादा ये महसूस, बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी नहीं आपको लेना है। लेकिन अब आप ना नेक्स्ट क्लास में आना तो थोड़ा सा तैयार होकर के आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन लास्ट तक जाते जाते सेकेंड हाफ जो हमारा होगा नेक्स्ट क्लास का, आधे घंटे बाद थोड़ा सा चीज़ें जो है वो मुश्किल होने लगेंगी। और अब आप अप्लाइड पढ़ रहे हो, बेसिक तो पढ़ नहीं रहे हो, अप्लाइड है तो इसमें थोड़ा सा उसका नॉलेज भी यूज़ हो। जिन बच्चों ने फोर्थ सेम नहीं पढ़ा है सीरियसली, वो बात करें सर से फ़ोन पे, उनको फोर्थ सेम का लेक्चर अवेलेबल करा दिया जाएगा, वो वहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। इसीलिए फर्स्ट क्लास में मैंने नहीं स्टार्ट किया है अभी कुछ सीरियस बातें, ताकि आपके पास मौका है कि आप रिवीजन कर लो फोर्थ सेम के खाली कॉन्सेप्ट्स। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट्स जल्दी जल्दी में पढ़ जाओ। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जरूरी नहीं है आपको रिवाइज करने का, फिर भी अगर आपको करने का मन है तो आप कर सकते हो। इतना काफ़ी होगा कि आपने पढ़ रखा और एग्जाम दिया, अगर अपने बल पे खुद पढ़ के एग्जाम दिया तो दैट इज़ एनफ। फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी टाइम टू टाइम। जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे आपको कोवेरियंस पता होगा, आपको वेरियंस पता होगा, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन पता होगा, आपको नॉर्मल इक्वेशंस का मीनिंग पता है, ओएलएस क्या होता है ये पता है, एरर क्या होता है, सब कुछ आपको पता है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो तब तक अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 3 पढ़ेंगे। कम से कम 2 और 3 पढ़ के तो आप नेक्स्ट क्लास में आओ। 2 और 3 का कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आओ, तभी बात बनेगी। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में लेकिन सभी बच्चे होंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी लेंथ की भी बनी होगी, मैंने देखा नहीं टाइम कितना लगा, इंट्रोडक्शन ही था। नेक्स्ट क्लास से फिर हमारा 1 आवर का वीडियो आउटपुट आएगा, 1.5 आवर की हमारी क्लासेस लगेंगी। 1 आवर 5-10 मिनट्स का आउटपुट आता है, 1.5 आवर की क्लासेस लगेंगी। तो मिलते हैं बच्चे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।